तो आप सभी ने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के सीजन 1 तो देख ही लिया होगा। यहाँ हम सीजन 2 की कहानी को आगे जानेंगे। कहानी की शुरुआत थोड़ी स्लो होती है, लेकिन आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। कहानी सीजन 1 के लास्ट से शुरू होती है, जहाँ क्लाइन अब बैकलैंड पहुंच गया होता है। स्टेशन के हर कोने में ट्रेन की सीटी गूंज उठी जब एक भाप का इंजन, जो एक धातु के विशालकाय जानवर जैसा था, 20 से ज्यादा डिब्बों को खींचते हुए धीरे धीरे रुका। टक्सीडो और आधी टॉप हैट पहने क्लेन ने एक बहुत बड़ा सामान का बैग ले रखा था, जो उसकी कद काठी से मेल नहीं खा रहा था। उसने लोएन किंगडम की राजधानी बैकलैंड की जमीन पर मजबूती से कदम रखा। ये शहर टसॉक नदी से 2 हिस्सों में बटा हुआ था, जो दक्षिण पूर्व की ओर बहती थी। ये दोनों हिस्से बैकलैंड ब्रिज और नावों से जुड़े हुए थे और यहाँ 5 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। ये दक्षिणी और उत्तरी महाद्वीपों की सबसे समृद्ध राजधानी थी। क्लेन ने दूर तक देखा और हर जगह हल्की पीली धुंध देखी। विजिबिलिटी बहुत खराब थी और ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर लटके गैस लैंप पहले से ही अंधेरा और उदासी दूर करने के लिए जलाए जा चुके थे। अभी सिर्फ 6:30 बजे हैं। ऐसा लगता है जैसे 9 या 10 बज गए हों। क्लेन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। अचानक उसे एक मजाक याद आया जो उसने टसॉक टाइम्स में पढ़ा था। एक सज्जन जो अभी अभी बैकलैंड आए थे, खुद को घनी धुंध में खोया हुआ पाते हैं। लाचार होकर वो पास से गुजर रहे एक भीगे हुए सज्जन से पूछते हैं कि आप टसॉक नदी तक कैसे पहुंचते हैं। वो सज्जन दोस्ताना अंदाज में जवाब देते हैं, बिना रुके सीधे चलते रहो, मैं अभी वहीं से तैर कर आया हूं। जब भी मैं बैकलैंड के अखबार या मैगजीन पढ़ता हूं, तो रिपोर्टर और एडिटर हर मुमकिन तरीके से प्रदूषित हवा या धुंध वाले दिनों की बढ़ती संख्या का मजाक उड़ाते हैं। पहले बैकलैंड डेली ट्रिब्यून ने तो इसके आंकड़े भी निकाले थे और पता चला कि ये 30 साल पहले के लगभग 60 दिनों से बढ़कर अब साल में 75 दिन हो गया है। इसके लिए कई दूरदर्शी लोगों ने सूट रिडक्शन एसोसिएशन, स्मोक रिडक्शन एसोसिएशन जैसे संगठन बनाए। जाहिर है, सितंबर में एक बिल आया था जिसमें नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल बनाने की जरूरत बताई गई थी। क्लेन ने अपना भारी सामान का बैग नीचे रखा और अचानक हुई बेचैनी से राहत पाने के लिए अपनी नाक बंद कर ली। फिर अपनी सोने की चेन को पकड़कर उसने अपनी वेस्ट की जेब से एक सोने की पॉकेट घड़ी निकाली। उसने उसे खोला और समय देखा। जब उसने सच में अपने भाई बहनों को अलविदा कहा था, तो वो खास तौर पर एक डिपार्टमेंट स्टोर गया था और 4 पाउंड 10 सोली खर्च करके एक सोने की पॉकेट घड़ी खरीदी थी और उसे 1 पाउंड 5 सोली की सोने की चेन के साथ मैच किया था। हर समय सही समय का पता ना होना उसे डरावना लगता था। क्लेन ने एक चांदी की पॉकेट घड़ी खरीदने का प्लान किया था क्योंकि उसे लगा कि ये उसके स्वभाव से मेल खाता है। लेकिन एक जोकर के असली सार पर विचार करने के बाद उसने आखिरकार एक ज्यादा दिखावटी और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई सोने की घड़ी चुनी। 6:39, ज्यादा देर नहीं हुई है। क्लेन ने अपनी पॉकेट घड़ी वापस रख ली और अपनी छड़ी और सामान का बैग पकड़कर धीरे धीरे भीड़ के साथ स्टीम लोकोमोटिव स्टेशन से बाहर निकला। अचानक वो तेजी से मुड़ा, जिससे एक आदमी जो चुपके से उसका पीछा कर रहा था, जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका हाथ खाली रह गया। अरे यार, वो एक सियर का पॉकेट मारने की कोशिश कर रहा था और अब तो क्लेन सीक्वेंस 8 क्लाउन था। क्लेन इस घटना से बेफिक्र था क्योंकि वो सीमेंट से बनी सड़क पर चला और भीड़ में मिल गया और अपने सामने एक चौराहे पर पहुंचा। वहां एक लॉन और बगीचा था जो एक खंबे के चारों ओर था, जो एक चिमनी जैसा दिखता था। नहीं, ये बहुत मुमकिन है कि ये एक चिमनी हो। क्लेन ने देखा कि खंबे के ऊपरी सिरे से घना धुआं निकल रहा था। धुएं का एक हिस्सा आसमान में ऊंचा उड़ गया, जबकि एक छोटा हिस्सा छोटी छोटी तरल बूंदों में बदल गया जो हर जगह बिखर गई। क्लेन एक बार फिर रुका और अपना सामान नीचे रखा। उसने अखबार और नक्शा फैलाया जो उसने दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ था। स्टीम लोकोमोटिव में रहते हुए उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि वो कहाँ जाने वाला है या आगे क्या करना है। जो अनुभव उसने किए थे और सुबह जोकर के रूप में भेष बदलने पर उसे जो मानसिक अनुभव हुआ था, क्लेन आखिरकार एक जोकर के असली एक्टिंग मेथड को समझ गया था। हालांकि किस्मत के बारे में थोड़ा बहुत जान लेने के बावजूद कोई किस्मत के सामने बेबस होता है। इसीलिए कोई मुस्कुराते हुए चेहरे का इस्तेमाल करके सभी दर्द, दुख, उलझन और डिप्रेशन को छिपा सकता है। उस पल उसे साफ महसूस हुआ कि क्लाउन पोशन डाइजेस्ट हो गया है और उसे लगा कि अगर वो इसी तरह एक्टिंग करता रहा तो उसे आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर समस्या थी। उसे सीक्वेंस 7 पोशन का सही नाम नहीं पता था और न ही उसका सटीक फॉर्मूला पता था। मुझे फॉर्मूला कैसे मिलेगा? सीक्रेट ऑर्डर शायद ही कभी सामने आता है। ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ एंटीगोनस परिवार की चीजों में दिलचस्पी है। यही वजह है कि दूसरे लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हाँ, मुझे 2 पहलुओं पर सोचना चाहिए। एक, मुझे लोकल बियॉन्डर ग्रुप से संपर्क करना होगा और देखना होगा कि क्या मुझे कोई सुराग मिल सकता है। दूसरा, मुझे एक जाल बिछाना चाहिए और एंटीगोनस परिवार के खजाने को चारे के तौर पर सीक्रेट ऑर्डर को बाहर निकालना चाहिए।
आखिरकार मुझे कई रहस्यमयी प्रतीकों से बनी अजीब वर्टिकल पुतली के बारे में जानकारी तो है ही, लेकिन ये बहुत रिस्की है। मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि चारा ना तो बहुत अच्छा होना चाहिए और न ही बहुत बुरा। अगर ये बहुत बुरा हुआ तो उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं होगी, और अगर ये बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है कि मैं एक शार्क को आकर्षित कर लूं, एक ऐसी शार्क जो मुझे पूरा निगल सकती है। सीक्रेट ऑर्डर का लीडर ज़राथुल एक व्यक्ति था जिसने सम्राट रोजल को गाइड किया था। शायद उस क्रांतिकारी दावत में उसे पाई का सबसे बड़ा टुकड़ा मिला था। बेशक हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा ना हो, क्योंकि ये 200 साल पहले की बात थी। अपने विचारों के बीच क्लेन को बैकलैंड की ठंड महसूस हुई और वो कांपने लगा। उसने जल्द से जल्द रहने के लिए जगह ढूंढने का फैसला किया। उसने कागज पलटे और एक बार फिर किराए वाले सेक्शन को देखा और एक गोल घेरे वाला विज्ञापन देखा। 15 मिन्स्क स्ट्रीट, चरवुड बोरो, टेरेस हाउस, साप्ताहिक किराया 18 सोली। क्लेन ने उस इलाके के बारे में बहुत ध्यान से सोचा था जहां उसे रहना था। हालांकि बैकलैंड की आबादी 5 मिलियन से ज्यादा थी, फिर भी उसे लोकल नाइट हॉक्स से मिलने से सावधान रहना था। चाहे वो नई ट्रांसफर हुई डेली हो या लोरोटा, अयूर हार्सन और बोर्गिया जिनसे वो पहले मिला था, वे निश्चित रूप से उसे पहचान लेंगे। इसलिए क्लेन ने नॉर्थ बोरो को हटा दिया, जहां चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के बैकलैंड डायोसीज का हेडक्वार्टर था और सेंट सैमुअल कैथेड्रल था। उसने सबसे अच्छी सुरक्षा वाले और बहुत सख्ती से मॉनिटर किए जाने वाले एम्प्रेस बोरो और वेस्टर्न बोरो को भी हटा दिया। ये दोनों बोरो अमीरों और सबसे अमीर लोगों के थे, जिनमें से ज्यादातर अमीर एम्प्रेस बोरो के पास रहते थे। मजदूरों के इलाकों, बंदरगाह और ईस्ट बोरो और बैकलैंड रिज इलाके को हटाने के बाद, जहां गरीब लोग रहते थे, क्लेन के पास कुछ ही विकल्प बचे थे। पहला विकल्प हिल्स्टन बैकलैंड था, जहां बैकलैंड स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस, फ्यूचर्स सेंटर, 7 बड़े बैंकों के हेडक्वार्टर, विभिन्न ट्रस्ट फंड, रेल कंपनियां और बल्क कार्गो कॉमर्स कंपनियां थीं। इसे लोएन किंगडम का फाइनेंशियल, बिजनेस और इकोनॉमिक सेंटर माना जाता था। दूसरा विकल्प चरवुड बोरो था, जहां कई छोटी कंपनियां और रिहायशी इमारतें थीं। दोनों इलाकों में बहुत सारे लोग थे और सुरक्षा भी काफी अच्छी थी। ये छिपने के लिए अच्छी जगह थी। काफी सोचने के बाद क्लेन ने सस्ता चरवुड इलाका चुना। उसने कैपिटल हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी या कैपिटल हाउसिंग इंप्रूवमेंट एसोसिएशन जैसे संगठनों से मदद क्यों नहीं मांगी। इसका कारण ये था कि उन्हें पहचान पत्र चाहिए था, जो वो इस समय नहीं दे सकता था। अगर मुझे आज किराए पर रहने की जगह नहीं मिली तो मैं कोई ऐसा मोटल ढूंढूंगा जहां रात रुकने के लिए किसी पहचान पत्र की जरूरत ना हो। क्लेन ने अपने हाथ में सामान इकट्ठा किया और अपना सामान उठाया। नक्शे के अनुसार वो एक डिपार्टमेंट स्टोर के एंट्रेंस की ओर चला। वो बैकलैंड मेट्रो का एंट्रेंस था। हाँ, एक मेट्रो। जब क्लेन ने पहली बार अखबारों और मैगजीन में मेट्रो शब्द सुना तो वो डर के मारे लगभग उछल पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युग में, जो अभी तक बिजली के युग में नहीं आया था, ऐसा ट्रांसपोर्ट का साधन हकीकत बन जाएगा। ये 25 साल पहले शुरू हुआ था। इसने सबसे पहले तसक नदी के दोनों किनारों को जोड़ा और अब ये शहर के मुख्य इलाकों तक फैल गया है। बेशक ज्यादा स्टेशन नहीं थे। मुख्य दरवाजे से क्लेन अपने आगे चल रहे लोगों के पीछे पीछे टिकट काउंटर तक गया। कुछ मिनट लाइन में लगने के बाद उसने आखिरकार एक कैशियर को देखा जिसके सिर पर सुंदर सुनहरे बाल थे। उस महिला ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। उसने बस खिड़की के बगल में कीमतों वाली लकड़ी के बोर्ड की ओर इशारा किया। पीक टाइम सुबह 7 से 9 बजे, शाम 6 से 8 बजे, 10 मिनट का अंतराल। बाकी सभी समय के लिए 15 मिनट का अंतराल। फर्स्ट क्लास सीट 6 पेंस, सेकंड क्लास सीट 4 पेंस, थर्ड क्लास सीट 3 पेंस। रिटर्न ट्रिप क्रमशः 9 पेंस, 6 और 5 पेंस हैं। एनुअल पास फर्स्ट क्लास 8 पाउंड, सेकंड क्लास 5 पाउंड 10 सोली, थर्ड क्लास कोई एनुअल पास नहीं। ये मेरी सोच से सस्ता है। असल में कोई दूरी की पाबंदी नहीं है। मेलिसा को ये घोड़े की गाड़ी से ज्यादा पसंद आएगा, क्लेन ने सोचा, और अचानक उसे बुरा लगा। उसने एक शानदार मुस्कान दी और 4 पेंस निकालकर कैशियर को दे दिए। सेकंड क्लास सीट। धड़ाम। कैशियर ने एक टिकट फाड़ा और उस पर मुहर लगाकर क्लेन को दे दिया। चरवुड बोरो की ओर जाने वाली लाइन ढूंढने और बहुत ज्यादा सख्त न होने वाली सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद क्लेन सीढ़ियों से नीचे उतरा और जल्दी से प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उसने जमीन पर लगे लेबल का पीछा किया और सेकंड क्लास सीटों के लिए सही जगह ढूंढ ली। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तभी उसे ट्रेन की छुक छुक की आवाज और जोरदार स्टीम सीटी सुनाई दी। उसने एक बहुत बड़ा स्टीम लोकोमोटिव देखा। उसका बड़ा और घुमावदार शरीर, साथ ही उसकी काली मेटालिक चमक और जटिल मशीनरी सब मिलकर एक अनोखी सुंदरता बना रहे थे। बैकलैंड की मेट्रो में अभी भी स्टीम लोकोमोटिव इस्तेमाल होते थे। उनसे निकलने वाला धुआं खास तौर पर ऊपर एक पाइप में जाने और चिमनी से होते हुए बाहर दुनिया में जाने के लिए डिजाइन किया गया था। सड़कों पर लॉन और बगीचे का भी यही असली इस्तेमाल था। धातु की तेज आवाज के बीच क्लेन ने पहले यात्रियों के उतरने का इंतजार किया, फिर धीरे धीरे अपनी छड़ी और सामान लेकर आगे बढ़ा। फिर उसने कंडक्टर को अपने टिकट चेक करने दिए। थर्ड क्लास सीटों के उलट सेकंड क्लास सीटों पर एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठता था, इसलिए सीट छीन लिए जाने की कोई चिंता नहीं थी।
जैसे ही क्लेन बैठा, अपना सामान रखा और अपनी छड़ी पर टिका, उसे अचानक तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने अनजाने में दरवाजे की तरफ देखा और एक पतले किशोर लड़के को डिब्बे में तेजी से आते देखा। लड़के ने एक कोट पहना हुआ था जो उसकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं था। उसने गोल टोपी पहन रखी थी और एक फटा हुआ थैला ले रखा था। उसने अपना सिर बहुत नीचे कर रखा था। माफ करना, मैं गलत डिब्बे में चढ़ गया, मैं 3rd क्लास से हूं। उसने अपना टिकट दिखाया और यात्रियों से माफी मांगी, फिर तेजी से 3rd क्लास डिब्बे की तरफ चला गया। क्लेन ने अपनी नजर हटाई और एक बार फिर अपनी मंजिल पक्की की, जब वो डिब्बे के दरवाजे बंद होने का इंतजार कर रहा था। उसी पल उसने अफरा तफरी और तेज कदमों की आवाज सुनी। फिर उसने कुछ आदमियों को काले कोट और आधी टोपी पहने हुए डिब्बे में तेजी से आते देखा। क्या वे उस 15 साल के लड़के का पीछा कर रहे हैं? क्लेन के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसा ख्याल आया। उसने धीरे से सिर हिलाया और दूसरे यात्रियों की तरह ही अपने अखबार और नक्शे पढ़ने लगा। क्या आपने किसी टीनेजर लड़के को देखा? उसने एक पुराना कोट पहना हुआ है। डिब्बे में तेजी से घुसे आदमियों में से एक ने कंडक्टर से गुस्से में पूछा। क्लाइन ने तिरछी नजर से उस आदमी को देखा। वो पतला और मजबूत था। धूप में ज्यादा रहने की वजह से उसकी त्वचा का रंग गहरा था। उसकी आंखें आम लोएन किंगडम के नागरिक से ज्यादा अंदर धसी हुई थीं। एक पहाड़ी आदमी या मिक्स्ड ब्लड? उसने सोच समझकर सिर हिलाया। उत्तरी महाद्वीप के बीच में जहां हॉर्मेसिस पहाड़ियां शुरू होती थीं, वहां एक ऊंचा इलाका था जो बहुत गर्म और सूखा था। इसका ज्यादातर हिस्सा फेना पॉटर किंगडम के अंडर आता था, जबकि पश्चिमी इलाका इंटिस रिपब्लिक का था। पूर्वी इलाका लोएन किंगडम का था। वहां के मूल निवासी पतले और बर्बर थे, लेकिन वे बहादुर और युद्ध में कुशल थे। बहुत पहले वे तीनों देशों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थे, लेकिन बारूद की तरक्की और युद्ध के तरीकों में बदलाव के साथ इन पहाड़ी लोगों ने आखिरकार सच्चाई को पहचाना और सरेंडर कर दिया। उनमें से बड़ी संख्या में लोग ऊंचे इलाकों को छोड़कर बैकलैंड, ट्रायर, फेना पॉटर शहर और उत्तरी महाद्वीप के अलग अलग फलते फूलते शहरों या बंदरगाहों में चले गए। कुछ मजदूर बन गए, जबकि कुछ स्थानीय गैंग के गुंडे बन गए। वे मारने की हिम्मत रखते थे और मुश्किल हालात से नहीं डरते थे। कंडक्टर 20 साल का एक आदमी था। ये सुनकर वो पीछे हट गया और उसने तीसरी क्लास के डिब्बे की तरफ इशारा किया। मैंने उसे देखा, वो उस तरफ गया। काले कोट और आधी टॉप हैट पहने लीडर ने हल्के से सिर हिलाया। उसने अपने आदमियों का नेतृत्व किया और तीसरी श्रेणी के डिब्बे की ओर भागा और आसपास के यात्रियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही क्लाइन ने अपना अखबार पढ़ा, वो अपने विचारों में खो गया। लगभग 1 मिनट बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और डिब्बे के दरवाजे बंद हो गए। भाप वाली मेट्रो तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसी पल क्लाइन को कुछ अचानक महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा। दूसरी श्रेणी के डिब्बों की ओर जाने वाला दरवाजा। किशोर लड़का अपने पुराने कोट और गोल्ड टॉप हैट पहने धीरे धीरे डिब्बे में आया। उसके हाथ में एक फटा हुआ थैला था। वो किशोर लग रहा था और उसके चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी। उसकी लाल आंखें शांत और गंभीर थीं, प्रभावशाली। वो तीसरी श्रेणी के डिब्बे से उतरा और घूमकर फिर से पहली श्रेणी के डिब्बे से अंदर आया। क्या उसे डर था कि उसके पीछा करने वालों के साथी मेट्रो स्टेशन के अंदर इंतजार कर रहे थे? क्लाइन थोड़ा हैरान था। उसे लगा कि लड़के ने स्थिति को बहुत समझदारी और सावधानी से संभाला था। वो 20 साल के ज्यादातर लोगों से कहीं बेहतर था। उसने अपने बाएं दाढ़ को हल्के से दबाया और चुपके से अपनी स्पिरिट विजन को एक्टिवेट किया। उसने लड़के को स्कैन किया और देखा कि वो थका हुआ था। उसकी भावनाएं तनावपूर्ण थीं और वो निराश था। हालांकि उसने फिर भी एक नीलेपन को बनाए रखा जो शांत सोच का प्रतिनिधित्व करता था। क्लेन ने धीरे से बुदबुदाया और अपना सिर नीचे करके अपने कागज पढ़ना जारी रखा। लड़के ने ध्यान नहीं दिया कि एक बियॉन्डर ने उसे देखा था, क्योंकि वो एक बार फिर तीसरी श्रेणी के डिब्बे की ओर जा रहा था। बाकी यात्रा शांति से और आराम से हुई। क्लेन 20 मिनट बाद चेरवुड बरो के 3 ट्रेन स्टेशनों में से एक पर पहुंचा। उसने मिन्स्क स्ट्रीट खोजने से पहले लगभग 10 मिनट के लिए एक किराए की गाड़ी ली। कागजों में दिए गए विवरण के अनुसार वो यूनिट 17 पर आया, जो यूनिट 15 के बगल में थी, और उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुकू कुकू। जैसे ही घर के अंदर आवाजें गूंजी, एक यांत्रिक पक्षी जो बहुत फैंसी नहीं लग रहा था दरवाजे के ऊपर से बाहर निकला। ये हथेली के आकार का था और गियर और दूसरे हिस्सों से बना था। ये लगातार अपना सिर हिला रहा था और कोयल जैसी आवाज निकाल रहा था। बुरा खिलौना नहीं है, बस ये बहुत अच्छी तरह से नहीं बना है। क्लेन ने एक निष्पक्ष आकलन किया। लगभग 20 सेकंड बाद अंधेरा दरवाजा खोला गया।
सफेद और काले कपड़े पहने एक जवान नौकरानी ने क्लेन को ध्यान से देखा और पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्लेन मुस्कुराया और अपनी छड़ी हिलाई जो अब अखबारों में लिपटी हुई थी। मैं मिसेस सैमर से घर किराए पर लेने के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे लगता है कि ये अभी तक किराए पर नहीं दिया गया है। लेडी का पूरा नाम स्टेलिन सैमर था। बिल्कुल नहीं, कृपया एक पल इंतजार करें, नौकरानी ने विनम्रता से झुककर कहा। वो जल्दी से अंदर गई और अपनी मालकिन को बताया। कुछ ही देर बाद वो फिर बाहर आई और उसे अंदर ले गई। फिर उसने उसे अपनी छड़ी और सामान फॉयर में रखने में मदद की और उसका कोट और टोपी उसी जगह एक कपड़े के रैक पर टांग दी। गर्म हवा का एक झोंका उसे लगा जिससे क्लेन के साथ आई ठंडक दूर हो गई। उसने चारों ओर देखा और सबसे पहले एक अनोखे डिजाइन की चिमनी देखी। उसने अंदर लाल बिना धुए वाले कोयले के टुकड़े जलते हुए देखे। सैमर का लिविंग रूम काफी बड़ा था। एरिया के हिसाब से पूरे मोरेटी के पहले फ्लोर के लगभग बराबर था। कुछ जगहों पर कालीन या सुंदर दृश्यों की तेल पेंटिंग से सजावट की गई थी। नौकरानी क्लेन को सोफे तक ले गई और हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनी अपनी मालकिन से कहा, मैडम मेहमान आ गए हैं। मालकिन 30 साल की थी। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। वो काफी सुंदर दिखती थीं और उसने अपनी युवानी को अच्छी तरह से बनाए रखा था। उसने अपने हाथ में चांदी जड़ा हुआ पंखों वाला शाही पंखा पकड़ा हुआ था। क्योंकि वो घर पर थी और चिमनी से गर्म माहौल था, इसलिए उसने अपने गले में कुछ नहीं पहना था, जिससे उसकी सफेद छाती और चमकदार लंबी गर्दन दिख रही थी। नमस्ते मिसेस सैमर। क्लेन ने एक हथेली अपनी छाती पर रखी और झुका। मिसेस सैमर ने संयमित तरीके से मुस्कुराया। गुड आफ्टरनून, कृपया बैठिए। क्या आप कुछ कॉफी या चाय लेना चाहेंगी? क्लेन सोफे पर बैठ गया और साफ साफ जवाब दिया, चाय प्लीज। जूलियन, मार्क्विस ब्लैक टी, मिसेस सैमर ने निर्देश दिया। फिर उसने अपनी आंखें क्लेन की ओर घुमाई और पूछा, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? शर्लॉक मोरियार्टी। आप मुझे शर्लॉक कह सकते हैं। क्लेन ने बहुत पहले ही एक नकली नाम सोच लिया था। उसी पल उसे किचन से खुशबू आई और उसने जटिल पाइप देखे। ये मेरे पति की डिजाइन है। हालांकि उनका असली काम कोएम कंपनी में मैनेजर का है, लेकिन उन्हें मशीनरी का बहुत शौक है। वो किंगडम के सूट रिडक्शन एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। मिसेस सैमर ने क्लेन को नजर देखी और मुस्कुराते हुए समझाया, मैडम इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पति के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं आया हूं। क्लेन ने बिना मुस्कान कम किए मजाक उड़ाते हुए कहा, मिसेस सैमर, मैं यूनिट 15 किराए पर लेना चाहता हूं। मिसेस सैमर सीधी होकर शान से बैठ गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपको कुछ बातें याद दिलानी है। यूनिट 15 में ऐसे पाइप, रिक्लाइनिंग चेयर, कार्ड टेबल, महोगनी किचन कैबिनेट, बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन, चांदी के कटलरी, सोने की परत वाले चाय के सेट या हटाने योग्य कालीन नहीं है। वो अपने घर की चीजों की तरफ इशारा करते हुए एक एक करके उनके बारे में बताने लगी। जब वो बोल चुकी तो उसने आगे कहा, ये असल में मेरी बड़ी बहन और जीजा जी का था, लेकिन बिजनेस में नुकसान की वजह से मेरे जीजा जी के पास दक्षिणी महाद्वीप जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेलम में उनका एक प्लांटेशन है। हालांकि मैं उनके इस फैसले से सहमत नहीं हूं। ये मेरी भतीजी और भतीजे के लिए बहुत गलत है। वहां कोई अच्छे ग्रामर स्कूल नहीं है, यहां तक कि कोई अच्छा होम ट्यूटर भी नहीं है। मैडम, ये ऐसी बात नहीं है जो मैं जानना चाहूं। क्लेन ने ईमानदारी से सिर हिलाकर कहा, मौसम को छोड़कर दक्षिणी महाद्वीप में कोई ऐसी जगह नहीं है जो बैकलैंड से मुकाबला कर सके। उसके सहमत होने से मिसेस सैमर बहुत खुश हुईं और उनकी आंखें थोड़ी सी चमकी। इस घर का अभी 3 साल का लीज बाकी है। मैं चाहती हूं कि आप 1 साल का किराया एक साथ दें। 18 सोली प्रति हफ्ते। फर्नीचर के इस्तेमाल का 1 सोली लगेगा। मैं 50 पाउंड की डिपॉजिट ले सकती हूं। क्लेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मिसेस सैमर, आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी अभी बैकलैंड आया हूं। मुझे नहीं पता कि समय के साथ मेरे साथ क्या होगा। डिपॉजिट के लिए 50 पाउंड देने से किसी भी जोखिम का सामना करने की मेरी क्षमता कम हो जाएगी। मेरी लिमिट आधे साल की है, 25 पाउंड। वो अभी भी बैकलैंड के ईस्ट बरो में एक बेडरूम का अपार्टमेंट किराए पर लेने की योजना बना रहा था। वो इसका इस्तेमाल अपने कपड़े बदलने, भेस बदलने और किसी भी पीछा करने वाले से बचने के लिए करेगा। ये उसके प्लान के लिए जरूरी था। स्टेलिन ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, क्या आपने ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की है? क्लेन हंसा और कहा, हाँ, मैंने बाद में खुद से इतिहास पढ़ा। क्या आपके पास कोई पहचान पत्र है? स्टेलिन ने लापरवाही से पूछा। माफ करना, जब मैं घर से निकला तो जल्दी में था और लाना भूल गया। हाँ, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं मिडसेशायर से हूं। क्लेन ने जानबूझकर वही लहजा इस्तेमाल किया जो उसका क्लासमेट वेल्च अक्सर इस्तेमाल करता था। जब उसने भूल गया कहा तो उसे कैप्टन डन स्मिथ की याद आ गई। उसके चेहरे की मुस्कान और भी चमकदार हो गई। इसी समय नौकरानी जूलियन एक कप काली चाय लेकर आई। कप चीनी मिट्टी का सफेद था जिस पर क्लासिक फूलों के पैटर्न बने थे। कुछ हिस्सों पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। क्लेन ने एक घूंट लिया और पाया कि खुशबू बहुत अच्छी थी। खट्टे और मीठे का मिश्रण एकदम सही था और यह साफ तौर पर उस सिबे काली चाय से कहीं बेहतर थी जो वो अक्सर पीता था। बहुत ही असली मार्क्विस ब्लैक टी। उसने ऐसी तारीफ की जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती थी। मिसेस स्टेलिन सैमर ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, तो चलो आधे साल का किराया तय करते हैं, 25 पाउंड।
क्लेन ने उसका धन्यवाद दिया और उसके साथ कुछ मिनट तक हल्की फुल्की बातें की, जब तक कि दूसरी नौकरानी स्टडी से एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले आई। दोनों पार्टियों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद क्लेन ने तंगी महसूस करते हुए 25 पाउंड गिने और उसे मिसेस सैमर को दे दिया। स्टेलिन ने चुपचाप पैसे गिने और मुस्कुराई। मिस्टर मोरियार्टी, मुझे लगता है कि आपको बैकलैंड में नौकरी मिल जाएगी। हाँ, क्लेन ने थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हुए जवाब दिया। मैं आपको कुछ सुझाव दे सकती हूँ। 3 पाउंड से कम हफ्ते की सैलरी में आपके लिए चेरवुड बरो में रहना मुश्किल होगा। आपका किराया, खाने का खर्च, पानी, गैस और कोयले का खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च और बाकी सब मिलाकर कम से कम 2 पाउंड 2.5 शोली लगेंगे। मेरा यकीन मानिए, ये बैकलैंड है। किसी को नए कपड़े और अच्छे बर्तन और चाय के सेट के बारे में भी सोचना पड़ता है। 3 पाउंड की हफ्ते की सैलरी कम से कम है। अगर आपकी हफ्ते की सैलरी 5 पाउंड हो जाती है तो आप एक नौकरानी रख सकते हैं। 6 पाउंड पर आप एक कुक रखने के बारे में सोच सकते हैं। 7 पाउंड पर आप एक पुरुष नौकर रख सकते हैं। 8 पाउंड पर आप एक और नौकरानी रख सकते हैं। मिसेस सामा, मुझे लगता है कि आप अपनी दौलत दिखा रही हैं। मैंने एक बार हफ्ते में 10 पाउंड से ज्यादा कमाए थे। क्लेन मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनता रहा। उसी पल दरवाजा अचानक खुला। एक मोटा आदमी अंदर आया। उसने काले रंग का डबल ब्रेस्टेड सूट और उसी रंग के चमड़े के दस्ताने पहने थे। उसके होठों के ऊपर 2 शानदार मूछें थीं। ल्यूक, ये मिस्टर मोरियार्टी हैं। ये हमारे पड़ोसी होंगे। स्टेलिन सैमर आगे बढ़ी और उनका परिचय कराया। जाहिर है घर के मालिक ल्यूक ने अपना कोट उतारा और अपने बगल में खड़े पुरुष नौकर को दे दिया। वो विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, मिस्टर मोरियार्टी, क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? ये किसी कोएम कंपनी का मैनेजर है, लोएन किंगडम के सूट रिडक्शन एसोसिएशन का सदस्य। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर सैमर, मैंने स्टीम लोकोमोटिव में खाना खा लिया है। हालांकि उस खाने का स्वाद वाकई एक गहरी छाप छोड़ता है। कुछ बातें करने के बाद जूलियन क्लेन को घर से बाहर निकालकर बगल वाले यूनिट 15 में ले गई। उसका लेआउट बगल वाले यूनिट जैसा ही था। पहली मंजिल पर एक बहुत बड़ा लिविंग रूम, अच्छी रोशनी वाला डाइनिंग रूम, 2 गेस्ट रूम, एक बाथरूम, एक तहखाना, एक किचन जो पीछे तक फैला हुआ था। दूसरी मंजिल पर 4 बेडरूम, एक एक्टिविटी रूम, एक सोलेरियम, एक स्टडी, 2 बेडरूम और एक बड़ी बैल्कनी थी। मिसेस सैमर आपको बताना चाहती हैं कि आप इसका कुछ हिस्सा किराए पर ले सकते हैं, लेकिन मजदूरों को नहीं, या इस जगह को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला या शोरगुल वाला ना बनाएं। ओह, मैं थोड़ी देर में आपके लिए साफ कंबल, चादरें और तकिए के कवर ले आऊंगी। क्लेन को बताने के बाद जूलियन सैमर के पास रवाना हो गई। एक राउंड की पैकिंग करने के बाद आखिरकार क्लेन बैकलैंड में सेटल हो गया। वो एक खाली लिविंग रूम में बैठा था और अचानक उसे अकेलापन महसूस हुआ। इसलिए उसने खुद को भविष्य की योजनाओं पर सोचने के लिए मजबूर किया। चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो, बदला और तरक्की पलक झपकने में नहीं हो सकती थी। इसलिए उसे खुद को किसी भी आर्थिक समस्या से बचाने के लिए एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पानी थी। हालांकि नौकरी उसे रोक नहीं सकती थी और उसके कामों और योजनाओं पर असर नहीं डाल सकती थी। दूसरे शब्दों में, उसे पर्याप्त आजादी चाहिए थी। कुछ सोच विचार करने और बेकार नौकरियों को हटाने के बाद क्लेन के पास 3 विकल्प बचे थे। वो एक नकलची बनकर लेखक बन सकता था। हालांकि उसकी पहचान संवेदनशील थी, इसलिए जितना ज्यादा मशहूर होता उतनी ही ज्यादा मुसीबत होती। वो बस बेमन से हार मान सकता था। दूसरा विकल्प न्यूज रिपोर्टर बनना था। इस समय और युग में इसे काफी अच्छी नौकरी माना जाता था। हालांकि नौकरी के आवेदनों के लिए उसके एजुकेशनल सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेजों की जरूरत थी। इस मामले में क्लेन लाचार था। क्लाइन की बैकलैंड में पहली सुबह ठंड और फॉग से भरी थी। नाश्ते में उसने केवल 1 पेनी की सस्ती चाय और घटिया मक्खन वाला टोस्ट खाया। पैसे बचाने की जद्दोजहद जारी थी। अपनी नई पहचान शर्लॉक मोरियार्टी को स्थापित करने के लिए वो बैकलैंड बुलेटिन के दफ्तर गया। वहां उसने एक छोटा सा विज्ञापन दिया। शर्लॉक मोरियार्टी, विभिन्न प्रकार की निजी जांच में कुशल, उचित मूल्य और गोपनीयता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन। पता 15 मिन्स्क स्ट्रीट, चेरवुड बरो। उसने जानबूझकर बड़े अखबारों को नहीं चुना क्योंकि वो अभी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता था। इसके बाद उसने रस्मी करने के लिए विभिन्न दुकानों से जड़ी बूटियां और सामग्री खरीदी, जिससे उसकी जेब और भी हल्की हो गई। उसके पास अब केवल 92 पाउंड बचे थे। पैसा खर्च करना पानी पीने जैसा आसान है, उसने सोचते हुए 8 पेंस का ब्लैक पेपर स्टेक खाया। हालांकि वे सभी एक ही छत के नीचे नहीं थीं, इसलिए उसे उन्हें इकट्ठा करने के लिए कई दुकानों पर जाना पड़ा। वो दोपहर 1 बजे 15 मिन्स्क स्ट्रीट पर लौटा और बिना आराम किए उसने स्लम्बर फ्लावर, ड्रैगन ब्लड ग्रास, गहरी लाल चंदन और पुदीने के पाउडर का इस्तेमाल करके होली नाइट पाउडर बनाया, जो आध्यात्मिकता की दीवार बनाने के लिए जरूरी एक मुख्य चीज थी। जब तक वो असली चांदी का अनुष्ठान वाला खंजर नहीं खरीद लेता, तब तक उसे इसी तरीके से काम चलाना था। क्लेन ने अंदाजा लगाया कि इस पाबंदी को खत्म करने से पहले उसे सीक्वेंस 7 तक पहुंचना होगा। मिस जस्टिस, मिस्टर हैंग्डमैन और द सन ने अभी तक छुट्टी नहीं मांगी है। आज मीटिंग समय पर होगी। मुझे हैरानी है कि मिस्टर हैंग्डमैन मेरे लिए क्या सरप्राइज लाएंगे। वो अपने बिस्तर पर लेटा और आने वाली सभा के बारे में सोचने लगा। क्या द हैंग्डमैन यानी एल्जर रोजेल की डायरी के पन्ने लाएगा?
उसके लिए एक प्राइवेट जासूस ऐसा करियर था जिसमें पैसा और काम दोनों थे। इससे उसे हर तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला और धीरे धीरे बैकलैंड में बियॉन्डर सर्कल के बारे में पता चला। वहां से वो धीरे धीरे सीक्रेट ऑर्डर के बारे में सुराग ढूंढ सकता था। बेशक अगर वो भाग्यशाली होता तो वो बियॉन्डर्स के एक खास सर्कल के जरिए क्लाउन से जुड़े सीक्वेंस 7 का पता लगा पाता और उससे जुड़ा पोषण फॉर्मूला और ज़रूरी चीज़ें खरीद सकता था। जहां तक इंग जैंगविल के ठिकाने की बात है, क्लेन ने फिलहाल इसे खुद ढूंढने की पहल न करने का फैसला किया। हो सकता है कि वो उससे थोड़ा बचे भी। हालांकि अगर उसे गलती से अपना ये दुश्मन मिल जाता है तो खुद को बिना जाहिर किए उसे कोई अच्छा काम करने और एवरनाइट गॉडेस के चर्च को एक गुमनाम चिट्ठी भेजने में कोई दिक्कत नहीं थी। इन अखबारों में अक्सर उन चीज़ों के बारे में खबरें होती थीं जिनका आविष्कार हुआ था और जिनमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, या कोई किसी खास बिजनेस के लिए दूसरों के साथ जॉइंट वेंचर बनाना चाहता था। क्लेन ने अपनी पृथ्वी के ज्ञान और इस युग की अपनी समझ के आधार पर प्रोजेक्ट्स को ध्यान से छांटा। दुर्भाग्य से आज अखबारों में जो बातें थीं उनमें से कोई भी भरोसेमंद नहीं थी। ठीक 3 बजे से 15 मिनट पहले उसने अपना कमरा लॉक किया, पर्दा खींचा और क्लेन ने घड़ी की उल्टी दिशा में 4 कदम बढ़ाए और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। वो फूल की ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाया और उस गहरे लाल तारे को छुआ जैसे कि वो किसी प्रार्थना का जवाब दे रहा हो। ये मेरी नई जिंदगी की उन कुछ चीज़ों में से एक है जो नहीं बदली हैं, उसने अचानक आह भरी। सिल्वर शहर के बाहर एक इलाके में एक ग्रे काले रंग के टावर में जो आधा गिरा हुआ था, एक पेट्रोलिंग टीम के 9 सदस्य एक जलती हुई आग के चारों ओर इकट्ठा थे और पिछले कुछ दिनों के अपने अनुभवों के बारे में बातें कर रहे थे। कुछ और टीम के सदस्य भी थे जो चारों ओर पहरा दे रहे थे और अंधेरे से होने वाले किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार थे। जिस रात बिजली गिरने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, उस रात आग की लपटों को जलाए रखना और रोशनी बनाए रखना जरूरी था। एक बार जब वे पूरी तरह से अंधेरे में घिर जाते तो ये असंभव नहीं था कि वे सभी गायब हो जाएं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि पूरी तरह से अंधेरे में कौन सी भयानक चीजें होंगी, क्योंकि वास्तविकता ने उनकी कल्पना की सीमाओं को बार बार तोड़ा था। डेरिक बर्ग शांत और चुपचाप रहा और उसने अपने साथियों को उस दैत्य के बारे में बात करते हुए सुना जिससे वे पहले मिले थे। वो एक इंसान जैसा दैत्य था जिसकी पूरी बॉडी पर आंखें थीं। उस दैत्य को खत्म करने के लिए उनकी पेट्रोलिंग टीम को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसमें 5 लोग घायल हुए और उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए। अचानक डेरिक की नज़र धुंधली हो गई और उसे लगा कि वो एक घने ग्रे फॉग में घिर गया है। एक अजीब सी दूर की जगह पर ग्रे फॉग की गहराइयों में एक धुंधली आकृति एक एंशिएंट हाई चेयर पर बैठी थी जो उसे नीचे देख रही थी। मिस्टर फूल की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोने का नाटक किया ताकि किसी को शक न हो। मिस्टर फूल की आवाज़ डेरिक के कानों में गूंजी, लेकिन उसके किसी भी साथी को इसका पता नहीं चला। अपनी नज़र हटाकर और 10 सेकंड से ज़्यादा समय तक उस जगह को देखने के बाद डेरिक आग के बिल्कुल किनारे चला गया, टूटी हुई दीवार से टिक गया और सोने का नाटक करने लगा। जब से उसे पता चला कि 6 मेंबर काउंसिल के सदस्य और एल्डर लोविया मिस्टर फूल के अस्तित्व का पता नहीं लगा पाए हैं, उसे धीरे धीरे विश्वास हो गया कि वो जब तक लापरवाही से कोई सुराग जाहिर नहीं करेगा, वो दूसरों की नज़रों के सामने भी ग्रे फॉग के ऊपर टैरो क्लब की सभा में चुपचाप शामिल हो पाएगा। बैकलैंड एम्प्रेस बरो। बैकलैंड के एम्प्रेस बरो में ऑड्रे अपने कमरे में उत्साह से इंतजार कर रही थी। उसके पिता संसद के काम में व्यस्त थे और वो आज़ाद महसूस कर रही थी। वो सीक्वेंस 8 की सामग्री मिलने की उम्मीद कर रही थी। हैंग्डमैन ने जरूर एक परिपक्व रेनबो सैलमेंडर की पिट्यूटरी ग्लैंड तैयार कर ली होगी। मैं सीक्वेंस 8 में आगे बढ़ने वाली हूँ, ऑड्रे ने चमकती आंखों से सोचा। उसके लिए ये 30,000 पाउंड के इनाम और कम से कम 8,000 पाउंड की बड़ी प्लांटेशन से भी ज्यादा रोमांचक और इंतजार करने लायक था। आखिरकार उसने जानी पहचानी इल्यूजरी लाल लहर को अपनी ओर एक ज्वार की लहर की तरह आते देखा, जिसमें वो डूब गई, एक पुरानी दिखने वाली पाल वाली नाव पर। एल्गर विल्सन ने कप्तान के केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। समुद्र में अपनी नाव पर एल्गर विल्सन रोजेल की डायरी के पन्नों को याद कर रहा था। वो रियर एडमिरल कीलांगोस की मौत को याद करके सिहर उठा। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बैकलैंड की हलचल छोड़कर समुद्र में लौट आया। साथ में रोजेल की डायरी के गुप्त रूप से कॉपी किए गए पन्नों का एक बैच भी ले गया। सीफेरर पोषण को पचाने के बाद मैं सामान्य रूप से आगे बढ़ पाऊंगा। एल्गर ये सोच रहा था कि उसने जो ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो फॉर्मूला और सामग्री के बदले में काफ़ी हैं। हालांकि इससे ये बात सामने आ जाएगी कि एल्गर को एक्टिंग मेथड पता है, इसके फायदे और नुकसान हैं। एल्गर ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसका ध्यान भटक गया। उसी पल उसने द फूल के बुलावे को महसूस किया। उसके दिमाग में अचानक रियर एडमिरल हरिकेन कीलांगोस का चेहरा याद आया, जिसका मांस और खून तेजी से सड़ रहा था और उसके चेहरे के टुकड़े झड़ रहे थे। एल्गर ने स्वाभाविक रूप से अपना सिर नीचे देखा, जिससे लाल लहर उसे अपनी चपेट में ले ले। ग्रे फॉग के ऊपर उस महल में जो एक विशालकाय जायंट्स रेसिडेंस जैसा दिखता था।
अपनी स्पिरिट विजन एक्टिवेट करके क्लेन ने जस्टिस, द हैंगमैन और द सन की मौजूदा स्थिति की पुष्टि करने के लिए उनकी जांच की। ऑड्रे खुशी खुशी सभी को ग्रीट करने वाली थी, तभी उसने अचानक द हैंग्ड मैन को अपनी ओर इशारा करते हुए देखा, जो उससे पहले बोलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। मिस्टर फूल, मुझे इस बार रोजेल की डायरी के 19 पन्ने मिले हैं। ग्रे फॉग के ऊपर महल में सभा शुरू हुई। एल्गर ने तुरंत मिस्टर फूल को कीलांग गोस को मारने के लिए धन्यवाद दिया। ये डायरी के पन्ने वो मुआवजा होंगे जो मुझे देना चाहिए। 19 पन्ने बुरा नहीं है। क्लेन ने प्रशंसक के बारे में ज्यादा बात नहीं की और हल्के से मुस्कुराया। ये इक्विवेलेंट एक्सचेंज का सिद्धांत है। ये सब सुनकर एल्गर एकदम से सोचने लगता है, जैसा कि मिस्टर फूल से उम्मीद थी। एक मिस्टिकल आइटम वाला समुद्री डाकू एडमिरल उनके लिए कुछ भी नहीं था। इसे देखकर मुझे इनाम का दावा करने का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मिस्टर फूल के कितने हाई सीक्वेंस बियॉन्डर उनके नीचे काम करते हैं। ऑड्रे ने बिना एहसास किए द फूल के लिए ही, हिम या हिज शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ये सब लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में सिर्फ देवताओं के लिए यूज होता है। द फूल के जवाब को सुनकर एल्गर ने विनम्रता से कहा, मैं एक बार में केवल 6 पन्ने ही याद कर पाया हूं। कृपया मुझे इन्हें अलग अलग मौकों पर आपको देने की अनुमति दें। कोई बात नहीं। क्लेन, जो घने ग्रे फॉग से घिरा हुआ था, धीरे से सिर हिलाया। द सन डेरिक ने उन पन्नों को देखा जो द हैंग्ड मैन के सामने दिखाई दिए और डायरी के अंदर लिखी बातों के बारे में बहुत उत्सुक था। अपने पिछले अनुभवों से उसे विश्वास था कि जिन चीजों में मिस्टर फूल की दिलचस्पी थी, उनमें निश्चित रूप से कई रहस्य छिपे हैं। उसने मिस जस्टिस को देखा और जब उसने देखा कि उसे पूछने की कोई इच्छा नहीं हो रही है, तो वो सावधानी से चुप रहा। जल्द ही डायरी के 6 पन्ने पूरे हो गए और क्लेन के हाथों में आ गए। ऑड्रे और दूसरे लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। वो ऐसी चीजों के आदी हो चुके थे। क्लेन ने नीचे देखा और पहला पन्ना पढ़ा। 16 दिसंबर, मैं उस बेचारे आदमी से संपर्क करने में कामयाब हो गया जो तूफान में फंसा हुआ था और अंधेरे में खो गया था। ये पुरानी डायरी के पिछले पन्नों में से एक का फॉलोअप मिल गया। क्लेन खुश हुआ और वो और ज्यादा ध्यान से पढ़ने लगा। उसने खुद को मिस्टर डोर कहा और मुझे एक मुश्किल और जटिल रिचुअल सिखाने की कोशिश की। वो चाहता था कि मैं उसे असली दुनिया में लौटने में मदद करूं और उसने मेरी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया। क्या उसे लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं? मैं अपनी 2 जिंदगी में 60 साल से ज्यादा जिया हूं। क्या उसे लगता है कि मैं ये नहीं पहचान सकता कि ये ईविल गॉड्स और डेविल्स द्वारा किया गया आम हेरफेर है? लेकिन चौथे युग का इतिहास जो उसने बताया वो सच में इंटरेस्टिंग था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोकें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्रे फॉग के ऊपर फिर मिल सकें। तब तक के लिए प्रेज द फूल।